नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर की इस स्पेशल चर्चा में। आज बहुत बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं कि आखिर बिहार के विधानसभा चुनाव क्या इसी वर्ष होने वाले हैं। अब तो पक्के संकेत मिलने लगे हैं कि बिहार के विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र और झारखंड के साथ होने की तैयारी की जा रही है। चुनाव आयोग ने कल हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव तो घोषित किए, लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के बारे में कोई घोषणा नहीं की। न ही इस देश में अलग-अलग राज्यों की 46 विधानसभा और वायनाड की लोकसभा सीट जो राहुल गांधी के इस्तीफे से खाली हुई है, उस पर चुनाव की घोषणा की। दूसरे राज्यों मसलन उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव तो 2027 और 2028 में होने हैं। यानी उन विधानसभाओं का कार्यकाल 1 साल से ज्यादा बचा हुआ है। लेकिन बिहार में यदि 1 अक्टूबर तक या अक्टूबर महीने में चुनाव नहीं हुए, उपचुनाव नहीं हुए 4 विधानसभा सीटों के, तो नवंबर महीने में उपचुनाव कराने का मतलब होगा कि जनप्रतिनिधित्व कानून यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की धारा 151 ए, जिसमें इस बात की संकल्पना व्यक्त की गई है कि उपचुनाव किसी सीट के खाली होने पर 6 महीने के भीतर तो करा लेना चाहिए, अगर कोई विशेष परिस्थिति ना हो तो। लेकिन यदि किसी विधानसभा का कार्यकाल ही 1 साल से कम बचा हो, वहां उपचुनाव कराया जाना व्यावहारिक नहीं है। नवंबर में अब महाराष्ट्र का चुनाव होगा, नवंबर में झारखंड का भी चुनाव होगा और नवंबर में अगर बिहार में उपचुनाव कराया जाता है या कराए जाने की कोशिश होगी, तो सीधा मतलब है कि 1 साल से कम बिहार विधानसभा का कार्यकाल बचा होगा। आपको पता है कि नवंबर महीने में ही अगले वर्ष यानी 2025 में बिहार विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो रहा है और नवंबर महीने में ही महाराष्ट्र की विधानसभा को इस वर्ष गठित होना है। तो महाराष्ट्र के साथ या झारखंड के साथ बिहार का उपचुनाव कराया जाना जब 1 साल से 1 दिन भी कम हो, यह व्यावहारिक जान नहीं पड़ता। बिहार में विधानसभा चुनाव समय से पहले कराए जाने की अटकलें चल रही है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड जो विधानसभा में चिराग मॉडल के तहत तीसरे नंबर पर यानी 50 से भी कम विधायकों पर पहुंचा दी गई थी, वो अपने विधायकों की संख्या को 80 पार ले जाना चाहते हैं। और जब वो अपने विधायकों की संख्या को 80 पार ले जाना चाहते हैं, तो वो जल्द से जल्द ये अवसर चाहते हैं। लोकसभा चुनाव के साथ भी वो बिहार विधानसभा चुनाव कराना चाहते थे, जिस पर पहले राष्ट्रीय जनता दल राजी नहीं थी और बीजेपी के साथ कहा गया कि लोकसभा के साथ तो छोड़ दीजिए। लेकिन ये अंदरूनी सूत्रों के हवाले से प्राप्त जानकारी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि बीजेपी की तरफ से नीतीश कुमार को ये आश्वासन दिया गया कि लोकसभा के चुनाव के साथ तो छोड़ दीजिए, हाँ, अगला लॉट जो विधानसभा का होगा, जो 3 राज्यों का है और जम्मू कश्मीर मिलाकर 4 राज्यों का, उसके साथ कराएंगे। लेकिन उन 4 राज्यों के चुनाव को भी अब 2 किस्तों में बांट दिया गया। तो क्या दूसरी किस्त जो महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव की होगी, क्या उसके साथ बिहार का विधानसभा चुनाव होने जा रहा है? उपचुनाव को टाला जाना उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों के लिहाज से तो महत्वपूर्ण नहीं है। बिहार के लिहाज से, चूंकि यहाँ तकनीकी समस्या और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की संकल्पना के दायरे से बाहर जाती हुई एक अजीबोगरीब स्थिति दिख रही है, जिसके बाद अब इस बात को करीब-करीब तय माना जा रहा है कि बिहार का विधानसभा चुनाव इसी वर्ष महाराष्ट्र और झारखंड के साथ कराया जा सकता है। इसी वजह से बिहार में उपचुनाव को 13 महीने पहले यानी झारखंड के साथ नहीं कराया, 13 महीने पहले यानी हरियाणा के साथ और जम्मू कश्मीर के साथ नहीं कराया जा रहा है। उसे 12 महीने के ब्रैकेट के कार्यकाल खत्म होने की अवधि के 12 महीने के ब्रैकेट के नीचे लाने की तैयारी है। क्या है ये पूरा खेल और किस खेल के तहत बिहार के बारे में अनोखी चीजें सामने आ रही है और न्यूज लॉन्चर की खबर की पुष्टि होती हुई नजर आ रही है। चलते हैं ये जानने के लिए सीधे ऋषि मिश्रा जी के पास। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कल ही रात में आपने ये बात हमसे निजी बातचीत में साझा की कि देखिए महाराष्ट्र का विधानसभा सॉरी हरियाणा के साथ और जम्मू कश्मीर के साथ दूसरे राज्यों के उपचुनाव नहीं हुए, तो वहां की विधानसभा का कार्यकाल 1 साल से ज्यादा बचा हुआ है और ये कार्यकाल बिहार की विधानसभा का 1 साल से कम बचेगा, क्योंकि 1 अक्टूबर को होता तो 13 महीने बचता। 1 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव है, 4 अक्टूबर को काउंटिंग है, तब तो बिहार में विधानसभा का कार्यकाल यदि उपचुनाव हो जाता
तब भी 13 महीने बचते, 1 साल 1 महीने, 1 साल से ज्यादा। तो उस परिस्थिति में उपचुनाव कराया जा सकता था। लेकिन जब महाराष्ट्र और झारखंड के साथ यदि उपचुनाव की नौबत है, तब तो स्वाभाविक है कि उपचुनाव नहीं होना है। कल मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा भी कि अगले 6 महीने के भीतर हम उपचुनाव कराने पर विचार कर रहे हैं। उससे साफ लगा कि दूसरे राज्यों के साथ, मतलब महाराष्ट्र झारखंड के साथ भी 46 विधानसभा सीटों के उपचुनाव जो पूरे देश के हैं, जिसमें 4 सीटें बिहार की भी है, उस पर उपचुनाव नहीं होगा। और सबसे पहले हम लोगों ने, जब अभी नीतीश कुमार इस गठबंधन में नहीं आए थे, तभी हमने आपको, अपने दर्शकों को खबर दी थी, मैंने और ऋषि मिश्रा जी ने इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से खबर दी थी, जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री थे, कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ ये रार फंसी हुई है। नीतीश कुमार जल्द से जल्द चुनाव चाहते हैं। राजद राजी नहीं हुई, वो भाजपा के साथ गए, और भाजपा भी तत्काल राजी नहीं हुई, लेकिन अंदरूनी सूत्रों से खबर आई कि अगले लॉट के साथ, यानी महाराष्ट्र वगैरह के साथ, हरियाणा वगैरह के साथ बिहार के चुनाव कराए जाएंगे। अब आपको क्या लगता है, उपचुनाव नहीं होना और उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं होने से अगली संभावित तिथि का 12 महीने यानी 1 साल के ब्रैकेट में आ जाना, ये क्या इशारा करता है? देखिए, आप मैं दर्शकों को बता दूं, आप लिख लीजिए कि बिहार में अब जो 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाली थी, वो अब नहीं होगी। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, हमारा जो सूत्र है, हमारा जो इन्फॉर्मर है, मैं इस दावे के साथ कह रहा हूं कि अब जो जिन 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाले थे, नहीं होंगे। बिल्कुल, आपने बहुत बेहतरीन ढंग से समझाया। यदि नवंबर के बाद यदि उपचुनाव होते हैं, तो जो कार्यकाल बचेंगे 1 साल से कम के होंगे, और एक कार्यकाल यदि 1 साल से कम के होंगे, तो वहां उपचुनाव नहीं हो सकता है। और ये बिल्कुल संकेत, देखिए, एक्सेप्शन में हो सकता है, लेकिन व्यावहारिक नहीं है। चुनाव आयोग का जो मानना है, वो आजकल यही हो रहा है जी। और देखिए, कल देखिए, जो चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड को लेकर जो तर्क दिए, वो पचते नहीं है। कि वहाँ बारिश हो रही है, त्योहारों का मौसम है, तो क्या त्योहार जो है हरियाणा में नहीं है, पितृपक्ष हरियाणा में नहीं है, जम्मू कश्मीर में नहीं है। और आपको याद होगा कि इसी चुनाव आयोग ने कोरोना काल में बिहार अन्य राज्यों में चुनाव करवाया था। बिहार के जो चुनाव हुए थे, उस समय कोरोना काल जी अपने चरम पे था। उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए हैं, वो कोरोना काल में हुए। तो ये तर्क पचता नहीं है, और ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि बिहार में नवंबर और दिसंबर के बीच में बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। महाराष्ट्र और झारखंड के साथ बिहार में जो विधानसभा चुनाव होंगे, उसकी डेट की घोषणा हो सकती है। तो ये स्पष्ट हो चुका है। हम लोगों ने बार बार दर्शकों को कहा कि नीतीश कुमार ने जो इंडिया गठबंधन से एनडीए में आने की जो उनका 3-4 जो शर्तें थी, उसमें एक सबसे बड़ा शर्त ये था कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव कराया जाए, जिसके लिए बीजेपी तैयार नहीं हुई। लेकिन बीजेपी ने ये वादा किया। आपने बिल्कुल सही कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद जो स्लॉट होंगे विधानसभा चुनाव के, उसमें इसको कराया जा सकता है। और इसी का एक रिफ्लेक्शन है, इसी का एक डेवलपमेंट है कि जम्मू कश्मीर और क्या कहते हैं आपको, हरियाणा का चुनाव कराया जा रहा है, और महाराष्ट्र, झारखंड और के साथ साथ बिहार का भी चुनाव कराया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में देखिए, उसी समय में जब बिहार, महाराष्ट्र और झारखंड के जब तारीखें घोषित होगी विधानसभा चुनाव के लिए, तो उसी में जितने भी जो बाई इलेक्शन है, चाहे राजस्थान के 5 जो 6 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश के जो 10 सीटें हैं, तमाम ऐसे राज्यों में जहां उपचुनाव होनी है, वो उसके साथ होगी। तो एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। इसमें एक चीज समय से पहले हम स्पष्ट कर दें जी, एक चीज हम दर्शकों के सामने स्पष्ट कर दें। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की धारा 151 ये कहती है कि जिस विधानसभा या लोकसभा का ही कार्यकाल 1 साल से कम बचा हुआ है, वहां उपचुनाव कराना व्यावहारिक जान नहीं पड़ता, व्यावहारिक नहीं है, तो कराने से बचना चाहिए।
ये नहीं कहती है कि नहीं हो सकता। आपको याद होगा सरफराज अहमद के इस्तीफे से गांडेय की विधानसभा सीट झारखंड में खाली हुई थी और उसको लेकर निशिकांत दुबे ने बहुत बावेला मचाया था। हेमंत सोरेन जेल जा रहे थे कि ये उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को विधानसभा पहुंचाने के लिए सरफराज अहमद ने इस्तीफा दिया है ताकि वो मुख्यमंत्री बन सके और 1 साल से कम कार्यकाल बचा हुआ है, लिहाजा उपचुनाव नहीं हो सकता। हेमंत सोरेन जेल चले गए चंपई सोरेन को बनाकर, लेकिन 6 महीने बचे हुए थे तब भी चुनाव आयोग ने लोकसभा के साथ उस सीट पर उपचुनाव करा लिया। तो इसके पहले कई बार चुनाव आयोग अपनी दायरे से पीछे भी हटता रहा है, लेकिन बिहार की परिस्थितियों में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव के पहले किसी भी अग्नि परीक्षा के लिए वैसे ही तैयार नहीं है, छोटी-छोटी अग्नि परीक्षा के लिए, जैसे महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी बीएमसी यानी मुंबई महानगर पालिका का चुनाव कराकर एक अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार नहीं है और वो चुनाव टालती रही है। आपने देखा होगा 2-3 साल से चुनाव टल रहा है बीएमसी का। बीएमसी का चुनाव नहीं हो रहा है क्योंकि बीजेपी एक्सपोज हो जाएगी। तो ये स्थिति बिहार में नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है, खासकर कुढ़नी और रुपौली बाई इलेक्शन के बाद से नीतीश कुमार के लिए कहा जा रहा है कि वो खुद भी कोई उपचुनाव नहीं, सीधे वो बड़ी परीक्षा में बैठना चाहते हैं ताकि पहले कोई परसेप्शन ना बने। तो बिहार में एक ये भी मामला है, क्या लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल देखिए जो संकेत मिल रहे हैं, देखिए सिर्फ चुनाव आयोग के संकेत से आप इस चीज को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में जो डेवलपमेंट है, जो जेडीयू बीजेपी के बीच में जो एक मतलब डिस्कशन है, और उससे भी पता चलता है, जो इन्फॉर्मर हैं, जो सोर्सेज हैं, ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो और इसी का परिणाम है कि जो झारखंड और क्या, क्योंकि देखिए यदि चुनाव आयोग को बाई इलेक्शन कराना होता तो इन 4 सीटों पे करवा सकती थी, क्योंकि जो आपने बिल्कुल सही कहा, जो अवधि है 1 साल से कम की है और एक व्यवहारिकता में देखिए 1 साल से कम यदि कार्यकाल बचेगा तो चुनाव कराने का कोई ये कोई मतलब नहीं होता है। झारखंड का आपने एग्जाम्पल दिया, लेकिन वहाँ परिस्थितियां कुछ और थी, क्योंकि यहाँ विधानसभा चुनाव निशिकांत दुबे ने चिट्ठी लिखी थी जी। तो ये जो संकेत मिल रहे हैं उससे मैं अनुमान लगा रहा हूँ। देखिए मैं ये मोहर नहीं लगा रहा हूँ कि चुनाव होंगे ही, लेकिन जो परिस्थितियां बन रही है, जो इंडिकेशन मिल रहे हैं, उससे साफ संकेत है कि महाराष्ट्र और क्या कहते हैं झारखंड के साथ बिहार का चुनाव कराया जा सकता है और इसके लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टी तैयारी जो है शुरू कर दी है। आप देखिए यदि बाई इलेक्शन कराए जाते तो चुनाव आयोग बिहार में बाई इलेक्शन कराने में कोई दिक्कत नहीं था, कल इसकी घोषणा की जा सकती थी, क्योंकि बिहार में जिन जगहों पे होना है वहां एकदम समान सी परिस्थिति है, न कोई बहुत बड़ा बाढ़ का प्रकोप आया हुआ है, ना कोई ऐसा मौसम है, ना ऐसे जी। 4 सीटें हैं, बेलागंज, तरारी, रामगढ़ और इमामगंज, चारों साउथ बिहार आप देखिए पॉलिटिकल पार्टी अपने हिसाब से तो तैयारी का उधर बाढ़ भी नहीं आता है, तमाम जगह करीब बाढ़ भी नहीं आता, तमाम करीब हर जगह कैंडिडेट एक तरह से तय हो गए थे। लेकिन कल जब चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर और इसको हरियाणा को लेकर जब घोषणा की तो उम्मीद थी कि कम से कम जो जिन चार सीटों पे मतलब बाई इलेक्शन होना है उसकी भी डेट की घोषणा होगी, लेकिन घोषणा नहीं हुई। और हमारे जो इन्फॉर्मर हैं दिल्ली से लेकर पटना तक, अभिषेक जी, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि संभवतः नवंबर में जब घोषणा होगा महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा को लेकर, मतलब अक्टूबर के बाद ही ना होगा चुनाव, नवंबर में घोषणा अक्टूबर में। हाँ, तो उस समय बिहार का भी चुनाव कराया जा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं जो संकेत है उससे हम लोग बता पा रहे हैं। जी ऋषि जी, एक सवाल है, थोड़ा इसको गौर से सुनिएगा। बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी नंबर 3 पर है और नंबर 3 पर होने की वजह से चाहे भाजपा हो या राजद, बिग ब्रदर एटीट्यूड से नीतीश कुमार को जूझना पड़ रहा है। वो ठीक है कि जब से नरेंद्र मोदी की सरकार नीतीश कुमार की बैसाखी पर आई है तब से भाजपा का बिग ब्रदर एटीट्यूड थोड़ा कम हुआ है, लेकिन नीतीश कुमार के लिए उपयुक्त परिस्थिति यही है जो आप सभी जानते हैं कि वो जल्द से जल्द चुनाव कराकर अपनी संख्या को ऊपर ले जाए। 4 अक्टूबर तक आप जानते हैं कि 4 अक्टूबर तक कोई दूसरा चुनाव कार्यक्रम चुनाव आयोग किसी राज्य का घोषित नहीं कर सकता, क्योंकि फिर उसे चुनाव आयोग के नियमों के तहत मतगणना टालनी होगी हरियाणा की और
सबकी मतगणना एक साथ करानी होगी। जब एक प्रक्रिया पूरी हो जाएगी 4 अक्टूबर को मतगणना के बाद, तभी झारखंड और हरियाणा घोषित होगा। 5 को हो, 6 को हो, 7 अक्टूबर को हो, तय है, ये नियम है। बिहार में 3 सितंबर तक राज्यसभा की 2 सीटों के उपचुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। राज्यसभा की सीटों के उपचुनाव या चुनाव में भाग लेने का काम विधायकों का होता है। विधायक ही वोटर होते हैं और विधानसभा भंग होने के साथ विधायक नहीं रहते, वो भूतपूर्व विधायक हो जाते हैं। लिहाजा 3 सितंबर तक तो बिहार की विधानसभा को बनाए रखा जाएगा, ये तय है। 3 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच में भी 31 दिन बचते हैं। क्या आपको लगता है कि 3 सितंबर के बाद किसी भी दिन खबर आ सकती है कि नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा को भंग कर दिया है? देखिए, जो संकेत मिल रहे हैं उससे तो मैंने आपको बता ही दिया। दूसरी बात आपने बिल्कुल सही कहा, 2 सीटों पे मुझे नहीं लगता है कि चुनाव की नौबत आएगी वहां। मुझे लगता है कि हालांकि जो आपने जो तारीख बताई है उसके बाद हो सकता है नीतीश कुमार कैबिनेट की एक बैठक बुलाए और कैबिनेट भंग करने की सिफारिश कर दे। क्योंकि ये बिल्कुल सही आपने बताया, सही अपडेट आपने दर्शकों को दिया है कि राज्यसभा चुनाव के जो फॉर्मेलिटी है उसके बाद 3 सितंबर, अभी 16-17 दिनों बाद, 16-17 दिनों बाद प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। जब राज्यसभा की जो खाली सीटें हैं उसकी चुनाव प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, तो कभी भी नीतीश कुमार कैबिनेट की बैठक बुला के विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं। तो कोई ये संकेत तो मिल ही रहे हैं और नीतीश कुमार चाहते भी हैं। कम से कम देखिए, नीतीश कुमार, आप ये देखिए, लोग ये तमाम लोग ये कहते हैं कि नीतीश कुमार के सहारे केंद्र की सरकार चल रही है, लेकिन नीतीश कुमार के कई ऐसे मांगे थी जिसको केंद्र सरकार ने एक तरह से दरकिनार कर दिया। लेकिन यदि सबसे महत्वपूर्ण, मैं बार बार कह रहा हूं, सबसे महत्वपूर्ण जो नीतीश कुमार का मांगे रही है उसमें ये, मतलब समय से पहले बिहार में विधानसभा चुनाव कराया जाए। यदि उस मांग पर यदि सहमति बन गई है तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई अब इफ एंड बट का सवाल बनता है। ऋषि जी बिल्कुल सही कहा। राज्यसभा के जो जी, कल रात जैसे ही आपने मेरा ध्यान इस तरफ दिलाया, उसके बाद से लेकर आज सुबह तक मैंने कई अलग अलग सूत्रों से बात की, तो 2 बातें सामने आई। समय से पहले नीतीश कुमार चुनाव क्यों चाहते हैं? कारण नंबर 1, जल्द से जल्द सभी जानते हैं कि वो अपने विधायकों की संख्या को 80 पार ले जाना चाहते हैं ताकि दबाव मुक्त हो सके। नंबर 2, प्रशांत किशोर अगले चिराग मॉडल के लिए तैयार तो नहीं हो रहे हैं, तो जितना देर होता जाएगा प्रशांत किशोर का असर उतना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा भाजपा के कोर वोटरों के बीच में खासकर। नंबर 3, ये एनडीए गठबंधन में ही वो क्यों चुनाव चाहते हैं, इसका कारण मुझे कुछ लोगों ने बताया कि अगर नीतीश कुमार राजद के साथ मिलकर चुनाव लड़ने जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार कहीं 80 विधायक होंगे, राजद भी 80 पहुंच जाएगी, दोनों 70-80 पार पहुंच जाएंगे। फिर बराबर वाली बात हो जाएगी कि ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, हो सकता है 2-4 नीतीश कुमार के ही विधायक कम रह जाए। लेकिन यदि भाजपा के साथ नीतीश कुमार चुनाव लड़ते हैं तो ये तय मानिए कि 2010 में भी भाजपा बहुत जीती तो 91 जीती, जेडीयू बहुत जीती तो 115 जीती, तब भी ज्यादा जीती थी क्योंकि जेडीयू को मुसलमानों का, पसमानदा मुस्लिम महिलाओं का वोट ठीक ठाक मिल जाता है, जिससे भाजपा वंचित रहती है। जेडीयू अपनी इस ताकत को जानती है, जाति जनगणना के बाद वाली परिस्थितियों में भी जेडीयू अपनी ताकत को जानती है और उपचुनाव में नहीं जाना चाहती कि सीधा अब टेस्ट नहीं दिया जाएगा, कोई सेंटअप एग्जाम नहीं दिया जाएगा, सीधे एग्जाम दिया जाएगा। तो जिस गठबंधन में ये रहेंगे उधर नतीजा आएगा जी। और सीधी बात है, बताने वाले लोगों ने ये बताया कि राजद के, अगर नीतीश कुमार से छोटा विधायक दल राजद का हो जाएगा, मान लीजिए 50 विधायक राजद के जीते, 45 विधायक जीते, नीतीश कुमार 80-85 जीत कर आ गए, अकेले तो लड़ेंगे नहीं, अकेले लड़ेंगे तो 20 सीट पर आ जाएंगे, किसी ना किसी गठबंधन में ही लड़ेंगे। तो जब वो राजद से बड़ा भाई बन जाएंगे तो राजद के साथ जाने का रास्ता भी खुल जाएगा, क्योंकि तब राजद की तरफ से गड़बड़ी नहीं की जाएगी। सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी सरकार जब नीतीश कुमार की बैसाखी पर है और महाराष्ट्र के साथ यदि, झारखंड के साथ यदि बिहार का विधानसभा चुनाव, जैसा कि आप बता रहे हैं कि उपचुनाव टालना बहुत बड़ा संकेत है बिहार के लिहाज से, किस तरह से आप देखते हैं बिहार की राजनीतिक परिस्थितियों को? खासकर तब चर्चा आज मैंने ये भी सुनी है कि लालू यादव गए हैं आज सिंगापुर कि जल्दी जल्दी दिखा के वहां से आ जाओ क्योंकि यहाँ चुनावी तैयारी में लगना है।
डॉक्टर से दिखाने गए आज। जी देखिए, आपने जो सवाल की है उसमें से सबसे बड़ा सवाल ये है कि नीतीश कुमार ये नहीं चाहते हैं कि प्रशांत किशोर अपने जड़े जो है बिहार में जमाए, और प्रशांत किशोर यदि मजबूत होते हैं तो सीधा नुकसान इसका जेडीयू और आरजेडी को उठाना पड़ेगा। और जो आपने 2020 में चिराग मॉडल चिराग पासवान की राजनीति चिराग मॉडल की राजनीति आपने देखी है, उसका सीधा नुकसान नीतीश कुमार को उठाना पड़ा। कई ऐसे सीट है, यदि मैं आपको बताऊं, हमारे बगल में ही एक गायघाट विधानसभा क्षेत्र है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं दर्शकों को समझाने के लिए। वहां महेश्वर यादव जो है आसानी से चुनाव जीत जाते यदि लोजपा से कोमल सिंह उम्मीदवार नहीं होती। कोमल सिंह वही जो बीना देवी की पुत्री हैं, जो वैशाली से सांसद है, और बेटी को लोजपा से चुनाव लड़ाए, उसी एवज में दिनेश सिंह को जेडीयू से उस समय निलंबित भी कर दिया गया था। 40,000 के आसपास वोट आया था। अब 15-20 हजार से महेश्वर यादव चुनाव हार गए थे। तो लोजपा जो उस समय जो चिराग मॉडल था, उससे करीब करीब 20 से 25 सीटें ऐसी थी जो जेडीयू चुनाव हार गई लोजपा के कारण। तो सबसे बड़ा देखिए, मैंने कई आपके प्रोग्राम में कहा है कि नीतीश कुमार का बॉडी लैंग्वेज जो पहले हुआ करता था, वो आज इन दिनों देखने को नहीं मिल रहा है। उसका एक कारण प्रशांत किशोर भी है। प्रशांत किशोर हर दिन उनको टेंशन दे रहे हैं। और नीतीश कुमार एक चालाक नेता है, बेहतर रणनीतिकार है, बिहार के राजनीति के सबसे बड़े चाणक्य कहे जाते हैं। वो ग्राउंड स्थिति समझते हैं कि यदि प्रशांत किशोर जैसा वो कह रहे हैं कि महिलाओं को अधिक टिकट देंगे, ईबीसी महादलित समाज से आने वाले अधिक लोगों को अधिक टिकट देंगे, तो नुकसान डायरेक्ट रूप से नीतीश कुमार को और राजद को पहुंचाने के स्थिति में होंगे प्रशांत किशोर। तो किसी भी व्यक्ति को मजबूत होने से पहले ही उसको उखाड़ दिया जाए, तो वो भी एक कारण है कि आप जो ये देख रहे हैं अक्टूबर नवंबर में संभावना बन रही है। क्योंकि कल जो चुनाव आयोग ने जिन 4 सीटों पे बाई इलेक्शन होना था, उसकी डेट की घोषणा नहीं की, तो इससे भी जोड़ के देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि अधिक जल्द से जल्द चुनाव हो जाए। यदि प्रशांत किशोर 2025 विधानसभा चुनाव की लड़ाई में यदि 10-15 सीटें भी जीतने में सफल नहीं होते, तो उनकी राजनीति वहीं डेड हो जाएगी। जी ऋषि जी, एक सवाल यहाँ ये है, कई लोग कहते हैं बिहार में कि चाचा भतीजे यानी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, चाचा भतीजे की राजनीतिक एकता तभी संभव है और तभी ये सफल हो सकती है। 2 बार प्रयास हुआ, 15 से 17 और 2022 से 24 फेल हो गया। तो कहा जाता है कि तभी सफल हो सकता है जब चाचा का विधायक दल भतीजे के विधायक दल से ज्यादा बड़ा हो, यानी नीतीश कुमार का विधायक दल तेजस्वी यादव के यानी राजद के विधायक दल से ज्यादा बड़ा हो। संयोगवश 2015 में भी नीतीश के पास 71 और तेजस्वी के पास 80 सीटें थी, यानी तेजस्वी ही बड़े विधायक दल के नेता थे। 2022 में भी नीतीश कुमार के पास 45 और तेजस्वी यादव के पास 80 विधायक थे, यानी तब भी तेजस्वी यादव ही बड़े विधायक दल के नेता थे। इस वजह से रिश्ता अस्थायी नहीं हो पाया। क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव जब भाजपा नीतीश कुमार लड़ेंगे एक साथ और तेजस्वी यादव अलग लड़ेंगे, तो नीतीश कुमार की ये इच्छा पूरी हो जाएगी कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव यानी चाचा भतीजे की एकता की गुंजाइश बनाने वाला समीकरण विधानसभा में आ जाएगा? देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, लोकसभा चुनाव तो इसी तरफ इशारा कर रहा है। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, नीतीश कुमार जिस उम्र के पड़ाव में है, एक नैरेटिव ये भी बन रहा है कि नीतीश कुमार ने अपनी राजनीति पारी जी ली है। जो एक जो नैरेटिव बना है, माने या ना माने, कि नीतीश कुमार पे उम्र का प्रभाव दिख रहा है। कई ऐसे बयान आए हैं उनके, कई ऐसे एक्टिविटी आए हैं। तो एक बिहार के एक तबका में ये कंसेप्ट कहीं ना कहीं बनता हुआ दिख रहा है कि नीतीश कुमार में जो उम्र का जो इफेक्ट है वो दिख रहा है। दूसरी तरफ बिहार का एक तबका ये भी है कि तेजस्वी यादव को पसंद भी करता है, लेकिन एक तबका उस जंगल राज मतलब जो
मैं नहीं मानता हूँ जंगल राज की लॉ एंड ऑर्डर अभी भी खराब है, उस समय भी खराब थे। आप तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन उस चीज को जिन लोगों ने झेला है वो तबका तेजस्वी यादव के राजनीति का विरोध करती है, नहीं चाहती है कि वो फिर से वो स्थिति आए। अब अभी पारू में जो घटना हुई है, हालांकि मैं इससे नहीं मानता हूं कि वो है, लेकिन जिस व्यक्ति ने किया है उसी राजनीति और उसी जो सामाजिक जो सोशल स्ट्रक्चर है उसका वो रिफ्लेक्शन है कि कैसे उस परिवार को धमकी दिया जाता है। जो धमकी देने वाला है कि जाति से बिलोंग करता है, शादी के लिए दबाव बनाता है और दबाव बनाने में सफल नहीं होता है तो उसको घर से उठा के ले जाते हैं। ऋषि जी, हम उस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, समय कम है, सीधे बताइए हमारे दर्शकों को। मैं इसलिए एक एग्जाम्पल दिया हूं कि दो ऐसे कंसेप्ट बन रहे हैं। आप यदि आम लोगों से बात करेंगे, नीतीश कुमार का उम्र, नीतीश कुमार को लेकर एक नैरेटिव कि नीतीश कुमार बीमार है, दूसरा तेजस्वी यादव का वो जंगल राज जो लेगेसी है, तो उसके बीच में एक प्रशांत किशोर रोशनी की मतलब एक रोशनी बनते हुए दिख रहे हैं, एक उम्मीद बनते हुए दिख रहे हैं बिहार में। तो वो किसको कितना नुकसान पहुंचाते हैं, अब वो आप एक बात जान जाइए, न नीतीश कुमार 80 क्रॉस करने जा रहे हैं, न लालू यादव तेजस्वी यादव या आरजेडी 80 क्रॉस करने जा रहे हैं, नहीं भाजपा 80 क्रॉस करेगी। इस बार के जो नतीजे हैं, हाँ बिल्कुल, इस बार के जो नतीजे होंगे, जो 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 हम लोग हमेशा ये कहते थे बिहार में 3 फोर्स हैं, हो सकता है कि प्रशांत किशोर, मैं कह रहा हूं हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, गारंटी के साथ नहीं कह रहा हूं, लेकिन हो सकता है कि प्रशांत किशोर ठीक ठाक सीट लेके आ जाए। उसके बाद का क्या परिस्थिति होगा, प्रशांत किशोर किसके साथ जाते हैं, प्रशांत किशोर का अगला कदम क्या होता है। ऋषि जी, आज मैं बिहार के एक वरिष्ठ पत्रकार से अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, आपके साथ जुड़ने के पहले। उन्होंने कहा, मैंने पूछा उनसे कि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव के अगले साल जब विधानसभा चुनाव होंगे तो उसके पहले 12 लाख इतनी वैकेंसी भरेंगे, ये करेंगे, यानी वो इशारा कर रहे हैं कि चुनाव नियत समय पर होंगे। तो फिर उस पत्रकार महोदय ने मुझसे उल्टा सवाल कर लिया कि लोकसभा भंग करने के पहले जो फील गुड और इंडिया साइनिंग अटल जी करवा रहे थे, 2 दिन पहले तक तो भाजपा के तमाम बड़े नेता और खुद प्रधानमंत्री इनकार कर रहे थे कि लोकसभा भंग करने वाले हैं, चुनाव समय पर ही कराने की बात कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये आईवॉश की कोशिश है। नीतीश कुमार जो कहते हैं दाहिना हाथ क्या करता है बायां भी नहीं जानता, उनका कहना था। तो जो वो करने वाले हैं उसकी भनक बाहर ये बताइए अभिषेक जी, अच्छा आप ये बताइए, कोई नेता इस पार्टी से छोड़ के उस पार्टी में जाता है तो क्या कहता है, जनता की मांग थी, ये थोड़ी कहता है कि हमको टिकट लेने गए हैं। तो जो हकीकत होता है वो नेता थोड़ी बताते हैं। यदि कल नीतीश कुमार विधानसभा भंग करने जा रहे होंगे तो थोड़ी आज बता दें कि कल भंग करने जा रहे हैं। ये तो बेवकूफी वाली बात है। जो नेता करते हैं वो बताते थोड़ी है, जब वो एग्जीक्यूट हो जाता है तब आपको पता चलता है। नीतीश कुमार कल आपको मालूम, हम लोग 2, 3, 4, 5 पत्रकारों को छोड़कर किसी को मालूम था कि 9 तारीख को मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देंगे। शाहनवाज हुसैन से 8 तारीख को शाम में पूछा गया कि तो बोले नहीं अरे कल ही हम सीएम से मिल के आए हैं, बहुत अच्छा चल रहा है सरकार, 9 को इस्तीफा दे दिए। तो ये राजनीति में कभी ये जो ऑन कैमरा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, नेता क्या कहते हैं कि जनता का भारी दबाव था। कितने जनता का दबाव था? आप ये देखिए ना ऋषि जी, जब बिहार में चर्चा चल रही थी इसी साल की शुरुआत में, जनवरी में, कि नीतीश कुमार भाजपा के साथ फिर से जा सकते हैं, 22 या 23 जनवरी को पटना में पत्रकारों ने नीतीश कुमार से पूछा कि सुना है कि फिर आप गठबंधन परिवर्तन करने वाले हैं, फिर आप भाजपा के साथ जा सकते हैं। उन्होंने कहा ये सब फालतू बात है, याद है ना, ये सब फालतू बात है, ये नीतीश कुमार ने कही। देखिए इस बार भी देखिए, आपको मैं थोड़ा दर्शकों को याद दिला दूं, इस बार भी जब वो बदले हैं गठबंधन, उन्होंने बदला है या बदलवाया है आपके भाषा में, तो उससे ठीक 3 दिन पहले वो लालू यादव और तेजस्वी यादव एक ही गाड़ी में बैठ के मुख्यमंत्री आवास जाते हैं। मुख्यमंत्री आवास से जैसे ही निकलते चंद्रशेखर का विभाग बदल दिया जाता है। तो उसके बाद जब हम लोगों ने प्रोग्राम किया तो हम लोगों ने ही मुहर लगा दिया, और हम लोगों ने ही क्या, तमाम पत्रकारों ने लगा दिया कि आप सब कुछ सामान्य सा है। और उसके बाद क्या हुआ? तो राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं। जी, आखिरी सवाल, अगवानी का पुल जो भागलपुर खगड़िया को जोड़ने के लिए बन रहा है, तीसरी बार गिर गया है।
आज सुबह से सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, 1716 करोड़ रुपए की लागत से 1700 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से वो पुल बन रहा है। 2 बार उसके स्पैन गिर चुके हैं, राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है, आज तीसरी बार गिर गया फिर। देखिए, मैं इसलिए आपको बार बार कह रहा हूं अभिषेक जी, यही सुशासन बाबू का राज है। देखिए बिहार, मैं इसलिए आपको बार बार कह रहा हूं, बिहार का एक तबका जो है इन तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के रिवाज से, इनके रिस्पॉन्स से, इनके काम करने के सिस्टम से नाराज है। एक तबका नाराज है, एक तबका चाहता है कि अब इन तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से छुटकारा मिले। देखिए बार बार पुल गिर जाना नहीं, लेकिन एक चीज तो मानना होगा, ठीक है ऋषि जी, लालू जी के टाइम में सड़क खराब थी, लालू यादव के शासनकाल में स्थिति अच्छी नहीं थी, ये बात मैं भी मानता हूं। लेकिन आपके मुजफ्फरपुर जिले में ही रेवा घाट पुल लालू यादव के कार्यकाल में बना, भागलपुर का विक्रमशिला सेतु लालू यादव के कार्यकाल में बना। जो पुल उस कार्यकाल में भी बने वो कहाँ टूट रहे हैं? नीतीश कुमार के कार्यकाल में बने हुए कंस्ट्रक्शन पर ही सवाल क्यों उठ रहा है? ये पुल 3 बार गिर रहा है। अब नीतीश कुमार के कार्यकाल में ही संजीव हंस जैसे अधिकारी निकल के आए हैं। नीतीश कुमार के कार्यकाल में ही लालू यादव के कार्यकाल में तो बीपीएससी के कई चेयरमैन जेल से रिटायर हुए। तो है ही। देखिए ये मैं देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, अब से ये राजनीति के इस हवा में सभी नंगे हैं, कुछ कम है कुछ अधिक है। नीतीश कुमार नहीं जानते हैं कि उनके कार्यकाल में कई ऐसे चूहे हैं जो बिलार बन चुके हैं, जो हजारपति थे आज अरबपति हैं, जो खटारा बोलेरो से चलते थे आज ऑडी बीएमडब्ल्यू से चल रहा है। कहाँ, कौन सा ये डेवलपमेंट का सिस्टम है? थोड़ा हमें भी बता दीजिए, हम लोग भी ये वो तो सियाज वाज खरीद लेंगे। जो साइकिल से हम लोग चलते हैं, मोटरसाइकिल तो चलाने आता नहीं है, हम रिक्शा ऑटो से जाते हैं, शेयरिंग ऑटो से। हमको भी नीतीश कुमार को फॉर्मूला बता दे, सियाज वाज हम भी ले ले, अभिषेक जी को भी खरीद दे। अभिषेक जी को भी ओला करना पड़ता है बेचारे को। तो ये देखिए चूहा से बिलार बनाने का जो फॉर्मूला है, ये नीतीश कार्यकाल में भी डेवलप हुआ है, और लालू यादव तो इसके पीएचडी किए ही हुए थे। आपको याद है शिल्पी गौतम मर्डर कांड हुआ था, चंपा विश्वास कांड हुआ था। वो लॉ एंड ऑर्डर पे हम बाद में चर्चा करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर हो, देखिए लॉ एंड ऑर्डर हो। देखिए मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि बिहार का एक तबका बदलाव चाहता है। अब इन तमाम पार्टी के, चाहे राजद के हो, जेडीयू के हो, बीजेपी के हो, अब विजय सिन्हा डिप्टी सीएम है। डिप्टी सीएम क्यों है? जनता के लिए। आप उनको फोन कीजिए, फोन उठा लेंगे। तो मैं आज ही अपना डिग्री फाड़ के पत्रकारिता छोड़ दूं। सम्राट चौधरी को फोन लगा लीजिए, चिराग पासवान को फोन लगा लीजिए, किसी भी अदना सा विधायक को फोन लगा लीजिए। यदि ठीक से बात कर ले आपसे तो आप कहिए ऋषि जी आप है ना, आप खाली झूठ बोलते हैं। तो ऋषि जी एक बात तो मैं इस मामले में दाद देता हूं कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में जो एसीएस है, एस सिद्धार्थ, या कई बार आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फोन मिला लीजिए, एक्सेप्शन हर जगह है भैया। तुरंत ना मिले लेकिन वो फोन पर आपको 1 घंटे 2 घंटे बाद, हाँ जी आपने फोन किया था, क्या बात है, ये सारी चीजें हैं। कुछ हद तक तो ठीक है। एक्सेप्शन। अब देखिए आप बिहार में, अब आप ही कहेंगे तो सुनील कुमार है, शिक्षा मंत्री हैं, आप उनको फोन कीजिए, वो सुनील कुमार है, वो आपको रिस्पॉन्स करेंगे। एस सिद्धार्थ हैं, संजय कुमार थे जो अभी केंद्रीय खुद नीतीश कुमार है, आलोक रंजन घोष है, खुद नीतीश कुमार, आलोक रंजन घोष है, कई ऐसे नेता हैं। एक काठी से एमएलए हुआ करते हैं, अभी हैं, और मंत्री भी रहे हैं इनके तेजस्वी यादव के कार्यकाल में। अजीत कुमार, नाम मैं भूल रहा हूँ। नहीं अजीत कुमार नहीं, अजीत कुमार नहीं, अभी वो विधायक हैं। तो वो भी बहुत ही रिस्पॉन्सिव नेता है। तो है, एक्सेप्शन है, लेकिन जनरली आप फोन कीजिए ना, विजय सिन्हा को फोन कीजिए, इनको सम्राट चौधरी को फोन कीजिए, तेजस्वी यादव को फोन कीजिए। तेजस्वी यादव साहब की बात हो जाएगी। अब से आप तो बहुत बड़े पत्रकार है, राष्ट्रीय लेवल के पत्रकार है। अब आप पैसे कीजिए, लाइव प्रोग्राम तेजस्वी यादव का नंबर देता हूँ, फोन कीजिए, बात हो जाएगी। नहीं वो छोड़िए, वो सारी नेताओं के साथ जो कमियां हैं वो जुड़ी हुई है। मैंने ये देखा है, मैंने एक नेता का देखा है, वो अब दुनिया में नहीं रहे। मैं अपने छात्र जीवन का अनुभव बता रहा हूँ, विलासराव देशमुख जी। मैंने अपने कॉलेज में इनवाइट करने के लिए उनको फोन किया। वो केंद्रीय मंत्री थे। उन्होंने मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे प्रिंसिपल से बात कर लीजिए, तो बोले हाँ बात कराइए। और बोले ऋषि जी यदि समय रहेगा पार्लियामेंट सेशन में थोड़ा भी यदि
गैप रहेगा तो मैं जरूर आऊंगा। तो ऐसे नेताओं का जरूरत है हमारे 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 राज्य को, हमारे देश को, जो ऋषि जी जनता से आप ही सीधे के संवाद करने में विश्वास ऋषि करे। जी आप ही के मुजफ्फरपुर के सांसद थे जॉर्ज फर्नांडिस। इस देश का कोई भी आदमी कभी भी फोन लगा करके अपनी समस्या बता सकता था, वो किसी टाइम लोगों के लिए तैयार रहते और थे। जॉर्ज साहब के दरवाजे हमेशा खुले होते थे। जॉर्ज साहब के यहाँ जाइए, जी कभी दरवाजा में गेट में कुंडी नहीं लगी होती। जी। तो जॉर्ज साहब का आखिरी बात अलग सवाल। है। जी जॉर्ज साहब जैसे नेता हैं अभी क्या, बताइए। नहीं नहीं, आजकल तो डीलर ज्यादा है, लीडर कम है, वो लोग लीडर थे। खैर, आखिरी सवाल, बेहद संक्षिप्त जवाब। बिहार में 243 सीटों की वैकेंसी क्या 3 दिसंबर के बाद आने का रास्ता, 3 सितंबर के बाद यानी राज्यसभा उपचुनाव के बाद 243 सीटों की वैकेंसी आने का रास्ता खुल गया है, खुलने जा रहा है, नीतीश कुमार खोलने जा रहे हैं? देखिए, जो चर्चा है राजनीतिक गलियारों में, चर्चा है ब्यूरोक्रेसी में, जो चर्चा है उससे साफ रिफ्लेक्शन मिल रहा है कि अक्टूबर नवंबर के बीच में चुनाव हो सकता है। महाराष्ट्र और झारखंड के साथ बिहार में भी विधानसभा चुनाव कराई जा सकती है। एक छोटा सा अनुभव मैं बताता हूँ, थोड़ा आपको, तो आप कहेंगे कि आप इधर उधर भाग जाते हैं। मैंने एक मंत्री को फोन किया, तो मंत्री के पीए फोन उठाए, तो बोले कि मंत्री जी व्यस्त हैं। तो फिर मैंने कहा कि उनको कहिए कि ऋषि मिश्रा ने फोन किया है। तो शायद मंत्री जी सुन रहे थे, तो मंत्री जी ने उनसे फोन लेके, जो हमारे परिचित थे, हम बोले कि आप फोन क्यों नहीं, आप डायरेक्ट फोन क्यों नहीं उठाते हैं? अरे भाई, रखा हूँ, चेकिंग पॉइंट रखा हूँ, ऐसे में परेशान हो जाऊंगा, लगातार जनता फोन करती है। तो आप मेरा पर्सनल नंबर नोट कर लीजिए। तो इस प्रकार का नेताओं का, मंत्रियों का ये रवैया है। मैं नाम नहीं लूंगा, हमारे अच्छे मित्र हैं बेचारे। तो आप समझ जाइए कि ये लोग 3-4 नंबर रखते हैं, 3-4 को पीए रखते हैं लोगों को रोकने के लिए। डायरेक्ट मंत्री के पास फोन न चला जाए डायरेक्ट। मंत्री फ्री में बैठे हैं। जब मैंने उनके पीए को फोन किया तो मंत्री जी मीटिंग में है। मंत्री जी ने जब सुना कि ऋषि मिश्रा है लाइन पे, बोला लाओ मीटिंग खत्म हो गई। तो ऐसा रवैया है। इस रवैया छोड़िए, जनता ने ताज दिया है, जनता के लिए काम कीजिए। जी बिल्कुल आपने सही कहा। तो 3 सितंबर के बाद बिहार के विधानसभा को भंग करने की खबरें अंदर खाने चलनी तेज हो गई है और महाराष्ट्र के साथ बिहार विधानसभा चुनाव कराए जाने की बुनियाद पड़ती नजर आ रही है। चुनाव आयोग के लिए अब बिहार में उपचुनाव कराना बहुत व्यवहारिक फैसला इसलिए नहीं लगता क्योंकि 1 साल से कम का कार्यकाल नवंबर के बाद उपचुनाव होने से बिहार में उन उपचुनाव से निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए बचेगा, जिसको लेकर चुनाव आयोग खुद भी बहुत ज्यादा भरोसे में नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने तो कल 2 राज्यों के चुनाव की घोषणा करते हुए यहां तक कहा कि अगले 6 महीने के अंदर हम उपचुनाव कराने पर, और जो अलग अलग राज्यों के जिसमें बिहार भी है, विचार करेंगे। तो 6 महीने के अंदर उपचुनाव कराने के फैसले का सीधा संकेत ये मिलता है कि महाराष्ट्र के साथ भी बिहार की 4 सीटों रामगढ़, तरारी, इमामगंज और बेलागंज पर उपचुनाव नहीं होना है। तो उपचुनाव नहीं होना है, इसका मतलब छोटी वैकेंसी नहीं आएगी, बड़ी वैकेंसी आनी है। 243 सीटों पर अलग अलग लोग फॉर्म भरने के लिए तैयार रहे और आगे आगे देखते जाइए। नीतीश कुमार जो सस्पेंस फिल्म के डायरेक्टर माने जाते हैं, वो इस सस्पेंस को 3 दिसंबर के बाद किस दिन हम सबके सामने लेकर आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि मिश्रा जी, आपने इतनी बड़ी अंदर की खबर और अंदर खाने की खबर को तथ्यों के साथ हमारे दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया। आज की सार्थक चर्चा में बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।